फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर चर्चा कर रहे थे। एक बार मैं फिर रिवाइज कराई दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए जब आवेश कहेंगे तो आवेश स्वतंत्र नहीं होता, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। तो जब हम आवेश कहेंगे तो आप उसको क्या मानोगे? तो आप मानोगे आवेशित कण या वो आवेशित वस्तु। ठीक है, तो सबसे कम आवेश वैसे आप वो जानते हो किस कण पर होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर। इससे छोटे भी कण, आवेशित कणों की खोज हो चुकी है जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं। तो उनके बारे में अभी आपका वो जो क्वार्क कण है उनकी स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। आज देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक मैंने कल ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर पुनः बताई दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान परिमाणिक विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो मिलकर के वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कहाँ होता है? पदार्थों के भीतर, अणुओं और परमाणु में। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण जिसके कारण वो घूमने की प्रवृत्ति रखता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया था? P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या आया था? टाउ बराबर P sin थीटा। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य अथवा टेन स्थिति में ज्ञात करेंगे, द्विअक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा टेन बी स्थिति में ज्ञात करेंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में ज्ञात करेंगे। आज के हम लोग क्लास में इन दोनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस पे ज्ञात करेंगे? आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी इसका नाम है। क्या नाम है? ए, जो किससे मिलकर बना? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, ये किसी माध्यम में रखा हुआ है, कांच में, रबड़ में, प्लास्टिक में, किसी परावर्तित माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव ये क्योंकि आवेश वैद्युत द्विध्रुव आवेशों से मिलकर बना है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आज हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करें? अच्छी स्थिति, अच्छिया समझो। ये क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। इस अक्ष को किससे डिनोट करते हैं? 2L से। ठीक है, 2L। तो इसकी जो अक्ष है, इसी अक्ष पर इसकी अक्ष इधर को ऐसे आगे बढ़ा दो मैं। ठीक है, इधर भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पोजीशन क्या कहलाए? अच्छी पोजीशन। तो इसी अच्छी स्थिति के किसी पॉइंट P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी है? R। कितनी दूरी है? बोलो R। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के की अक्ष के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करोगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए ये टोटल डिस्टेंस 2L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी? L। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आप देखिए कितनी रह जाएगी? इस वाले आवेश से R माइनस L। ठीक है, और इस वाले से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? R प्लस L। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो प्लस आवेश है, धनावेश, ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? वैद्युत रेखा धनावेश से निकलती हुई। तो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो इस आवेश और पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के अमृत से घूमी। ठीक है, मान लीजिए E1। ठीक, आप देखिए ऋणावेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन इस बिंदु पर किधर होगी? इसी की ओर होगी, ऋणावेश के कारण। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम E2 वेक्टर। ठीक है, ये फिगर आपके समझ में आया। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे देखते हैं एक एक आवेश के मान तीव्रता पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु
पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि ये जो वैद्युत द्रव्य होता है उसमें आवेश कैसे होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। ये आवेश अल्प अल्प होते हैं, कम होते हैं, तो उनको हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है बताइए, E। देखिए यहाँ पर इसके कारण हमने E1 माना, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये जो द्विध्रुव है वो किसी माध्यम में रखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मींस यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बीपी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन, देखिए यहां से आप बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और तीव्रता कैसे है, सदिश है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, 20 बी से पी की ओर, यानी बीपी की ओर, बीपी की ओर, ठीक, या पी से 2, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण इसी तरीके देख लो, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। E2 इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितना हो गई, ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है, तो ये हो जाएगी पी ए की ओर, पी से ए की ओर हो जाएगी पी ए की ओर। ठीक है, दोनों आवेशों के कारण हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब हम जो है क्या ज्ञात करेंगे, देखिए अब इन दोनों आवेशों के कारण क्या ज्ञात करेंगे, परामी तीव्रता। ठीक है, देखिए परामी कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर देखिए दोनों जो तीव्रताएं हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और वो एक दूसरे की कैसी है, पैरेलल समांतर है। तो जब जब दिशाएं विपरीत होती है तो परामी तीव्रता कैसे निकालोगे, यहाँ से परामी तीव्रता सदिश रूप से निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है। ई वेक्टर जो कि दिशाएं एक दूसरे की कैसी विपरीत है, जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है तो तीव्रता घटा करके निकलेगी। ठीक है, घटाओगे किसका निकलेगा, घटाओगे ज्यादा होगा उसमें से कम। देखिए E1 का की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए E1 और सब इक्वल है, केवल यहाँ r माइनस एल है, यहाँ r प्लस है, इसका मतलब E1 ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि E1 का जो हर है वो कैसा है, छोटा है, तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम घटाएंगे E1 वेक्टर, E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए E1 की वैल्यू यहां से आप देखिए कितनी है, E1 की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इक्वल हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, इसको यहां से एलसीएम निकाल लिया, कितना हो गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसके बाद ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो, देख लो एक बार इसको समझ लीजिए। हाँ, तो इतना आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते जाइए, आगे क्या करेंगे, इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, टोटल दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको खोलेंगे तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर, और इसको खोलते हुए माइनस साइन भी अप्लाई किए दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर, ठीक है, ये हो गया। और ध्यान देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 4LR, ठीक है, और नीचे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको जो ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 इनटू Q इनटू 2LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम इस फिगर देखिए यहां से E इक्वल क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। इसके बाद देखिए कि Q इनटू 2L इक्वल क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर व्हाट Q इनटू 2L इक्वल क्या होता है, जो रूट भी होता है तो कितना हो जाएगा ऊपर इनटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव के काम अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के काम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर द्विध्रुव की लंबाई कम होगी, यदि द्विध्रुव छोटा हो, उस बिंदु जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी तुलना में द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कम होगी तो क्या होगा, कम हो, अर्थात अगर कम होगी एल की जो वैल्यू है वो आर से कम होगी, ठीक है। और जब छोटी संख्या का छोटी राशि का स्क्वायर करोगे इसलिए एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर, छोटे नंबर्स का जब वर्क करोगे और बहुत छोटा जैसे 0.2 का वर्क किया तो कितना आ जाएगा, तो 0.04 और छोटा हो गया ना। तो जब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना बहुत छोटा होगा तो क्या करेंगे, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में, एल स्क्वायर को छोड़ने पर किसकी तुलना में छोड़ देंगे, आर स्क्वायर की तुलना में आप छोड़ दोगे, इक्वल कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू 2 PR अपॉन नीचे जो क्या आ जाएगा R पावर 4, ठीक है। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो R पावर 4 हो जाएगा, इससे पावर कैंसिल करोगे इक्वल कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू 2P अपॉन R क्यूब, ये आपका आ गया। इसकी का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब इक्वेशन 2, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव के का अच्छी स्थिति में, जब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम हो तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर कम नहीं है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी के घन के व्युत्पन्नपाती होती है, आर की पावर 3। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, ठीक है। ये चीजें तो सारी कांस्टेंट होंगी, 1 अपॉन 4 सालों के P उस माध्यम के लिए, ठीक है, ये हो गई। तो और देखिए अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो लिख दें E वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू 2P वेक्टर अपॉन R, ठीक है। देखिए यहाँ पर E वेक्टर है, परिणामी E और P दोनों की डायरेक्शन एक ही है,
इसलिए थोड़ा यहाँ पे फिगर में क्या देखा था कि यहाँ पे देखिए जो पुरानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किधर होगी, वो क्योंकि E1 का मान देखिए आप यहाँ से E1 का मान ज्यादा होगा, इसलिए पुरानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, E1 की हो। तो E1 आप अपने अपने फिगर में देखो, यहाँ फिगर मैंने साफ कर दिया है, मिटा दिया है। तो देखिए E1 की जो E1 की जो दिशा है वो किधर होती है, E1 की दिशा इधर होती है, ठीक है। और P की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश पहले था, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए हम इसको सर इस तरीके लिख रहे हैं। अगर दिशा विपरीत होती तो आगे माइनस लगा देते, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैद्युत जो ध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है कि वैद्युत जो ध्रुव के कारण अब निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे, तो इसको एक बार इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो ध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुपस्थित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये जो ध्रुव किससे मिलकर बना होता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से, ठीक है, मिलकर ये बना होता है। चलिए थोड़ा नीचे बनाते हैं, ऊपर नहीं चलेगा। ये जो एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसके कारण अब हम कौन सी स्थिति में ज्ञात करें, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब होता है इस अक्ष को छोड़कर, अच्छी मतलब इसी अक्ष पे, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सभी क्या है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में भी हम इसकी अनुप्रस्थ रेखा पर देखिए इसकी एक लंबवत रेखा लेंगे। लंबवत का मतलब इस रेखा के मध्य से होकर के जाए और इसकी लंब रेखा होगी, ये भी आपकी निरक्षीय स्थिति में। ये निरक्षीय स्थिति के किसी भी पॉइंट, जो ये जो पॉइंट है इसके मध्य में O से R पर इस निरक्षीय रेखा के ऊपर कोई पॉइंट भी है, इस पर हमको क्या क्या करनी है, वैद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है, समझ गए। ये वैद्युत ध्रुव है, ये वैद्युत ध्रुव है, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 2l, तो ये L और L इधर हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण हम क्या ज्ञात करेंगे, निरक्षीय स्थिति के भी लंबवत रेखा पर ये हम क्या ज्ञात करें, वैद्युत क्षेत्र की। ये पॉइंट यहाँ R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पर ज्ञात करें, ठीक है। ये देखिए कैसा प्लस आवेश है, तो इसके कारण यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन देखिए आप इसी लाइन के अनुदिश इधर को होगी, इसको E1 वेक्टर, ठीक है। ये माइनस आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इधर को होगी, आपको मालूम है ऋणावेश की होती है। ये हम यहाँ से मान लो ये एंगल है वो ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली कितनी R है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, √r² + l²। ऐसे इधर वाली कितनी आ जाएगी, √r² + l², ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए प्लस आवेश के बाद P पर तीव्रता +q, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालिए, वो फार्मूला लगाइए, E1 इक्वल, बताइए क्या होता है, 1/4 पाई f0 k इंटू q अपॉन क्या होता है r²। देखिए यहां से r² की वैल्यू कितनी, bp², ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई f0 k इंटू q अपॉन, देखो यहां से bp की वैल्यू कितनी है, √r² + l², फर्क करोगे तो कितना हो जाएगा r² + l², वक्त वर्ग करने से अंक हट जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताइए, bp से दूर, bp की ओर, या b से p की ओर होती इधर हो जाएगी, bp से दूर भी कह सकते हैं, bp से दूर, ठीक है। अब इसके बाद इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अब आप -q आवेश के कारण यहाँ जो होगी तीव्रता, तो वो भी कितनी आ जाएगी, E2 = 1/4 पाई f0 k
इंटू क्यू बटे ये देखिए एपी स्क्वायर, एपी की वैल्यू इतनी है तो इसका मान कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी पी, देखो इसकी डायरेक्शन होगी पी ए की, ठीक है। ये दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर तीव्रता हमको ज्ञात होगी, क्योंकि तीव्रता जो है बिंदु क्षेत्र तीव्रता है वो सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसलिए यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है वो सदिश के नियम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए देखिए सदिश की तीव्रता जो है एक देखिए आपको ये इधर को ये तीव्रता है E1, ठीक, और E2 किधर को है E2, ये पॉइंट कौन सा था P, ठीक। अब देखिए इस तीव्रता के हम घटक योजित करें, देखिए तो एक का आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएंगे ये वाले, ठीक, और ये वाला घटक क्षैतिज घटक हो जाएगा, है। देखिए जब ये एंगल थीटा था तो यहाँ पर ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से, ठीक है, ये फिगर देखिए पी पॉइंट पर हमको तीव्रता पता करनी थी तो हमने पहले E1 और E2 को इसलिए डायरेक्ट कर दिया, जिस जिस दिशा में थे वो दिशाएं दिखा दी। अब इसके ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को योजित करेंगे तो ये कोण हमने थीटा माना तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसलिए देखिए इस त्रिभुज से ये कोण थीटा हो जाएगा, ये तीव्रता E1 है तो इधर भी आ जाएगी E1 sin थीटा, क्या आ जाएगी E1 sin थीटा। आप समझ जाएंगे ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण लेके चल रहे हैं, इसके सामने हो जाएगी लंब हो गई, ये 90 अंश का है तो ये कम हो गया, कम हमको मालूम है E1 है, लंब हमको निकालना है तो किसमें आएगा साइन में आएगा या कोसाइन में आएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। अब आप इधर देखिए, इधर की साइड में क्षैतिज घटक है वो देखेंगे तो ये वाला घटक है E1 cos थीटा, और नीचे वाले त्रिभुज से देखो तो क्या है E2 cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से इस तीव्रता के क्षैतिज वाला घटक योजित कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि E1 E2 की का जो परिमाण है वैल्यू बिल्कुल बराबर है E1 E2, तो इसका मतलब क्या हो गया E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में कैसे हो गए बराबर हो गए, जब परिमाण में बराबर हो गए, परिमाण में बराबर लेकिन इनकी दिशाएं दूसरे की कैसी विपरीत हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब आप आ जाइए आप E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या होगा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए, यहां से E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। हाँ तो देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों जो क्षैतिज घटक है वो एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आगे इनकी वैल्यू रखते हैं, देखो E इक्वल कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। ये दोनों टर्म बिल्कुल बराबर इक्वल है, देखिए कितना हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू 2 cos थीटा। ये दोनों पद जुड़ करके जुड़ जाएंगे बिल्कुल, लेकिन इनका हर भी समान है, जुड़ के कितना आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा। अब इस चित्र से देखिए, हम चित्र से इससे क्या देख रहे हैं, चित्र से cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर निकालिए इस वाले त्रिभुज से, यहाँ देखिए ये थीटा इसके सामने हो जाए, ये लंब हो गई और ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार, तो ये आधार कितना l अपॉन कर्ण कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, इसलिए यहाँ देखिए
इसलिए E इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू फिर देखिए क्या है 2, ये वाला 2 और cos थीटा वैल्यू को cos थीटा वैल्यू कितनी है L अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए और देखिए आगे क्या होगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू 12 इक्वल कितना होता है बोलिए P, तो P हो गया। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये और ये इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितनी है 1/2 1/2 है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, एक ये पावर है और 1/2 दोनों को जोड़ोगे पावर, ये क्या आधार समान है, जब आधार समान है तो उनका घातांक जुड़ेगा तो जोड़ोगे तो 3/2। ठीक है, ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसमें आ गया ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति के किसी बिंदु पर द्विध्रुव से आर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल 1/4 के इनटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 3/2। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर देखिए अगर द्विध्रुव की लंबाई कम हो, ठीक है, ये द्विध्रुव है इसकी लंबाई इस पॉइंट की तुलना में कम हो, ठीक है, तो देखिए ये जब लंबाई कम होगी तो क्या होगा L लेस देन R, L की जो ये L का मान है द्विध्रुव, ठीक है, इसका मान इससे कैसा हो कम, L का मान कम हुआ तब L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे अंतर L स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ दो L स्क्वायर को, यहाँ पे छोड़ दोगे तो देखिए कितना आ जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन दो नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर पावर 3/2 से 2 काट दो, देखिए क्या आ जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपकी तीव्रता का सूत्र, मात्रक तो क्या होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में अगर हम वायु निर्वात के लेंगे तो P बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, तो आपने क्या रहेगा अच्छी निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के यानी दूरी के प्रतिघात के अनुपाती होती है। यहाँ पर भी निरक्षीय में देखिए क्या आया P अपॉन R की और अच्छी में कितना आया था 2P अपॉन R की आया है। तो इसको देखो सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में जब आप सदिश रूप में लिखोगे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे E वेक्टर देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परामी वैद्युत क्षेत्र उसकी डायरेक्शन किधर को आई, इधर को, ये यहाँ पर इधर को है, यानी जो परामी वैद्युत क्षेत्र उसकी डायरेक्शन प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन आई है परामी वैद्युत क्षेत्र की, और P की डायरेक्शन किधर होती है द्विध्रुव आवेश की डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो जब आप सदिश रूप में लिखोगे माइनस से लगा लो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू P वेक्टर अपॉन R। ठीक है, ये सदिश रूप में जब भी आप लिखोगे माइनस चिन्ह क्या होता है E वेक्टर और P वेक्टर की डायरेक्शन वो एक दूसरे की कैसी है अपोजिट है। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे अच्छे से, नेक्स्ट टर्म पे हम फिर हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है।